द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं सुशील पंडित जी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और एक पॉपुलर स्पीकर हैं, कश्मीरी पंडित्स के हवाले से अवेयरनेस फैला रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुशील का मतलब क्या होता है? डज इट मीन द पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर? जी, आपने लगभग ठीक ही समझा। सु जो एक प्रीफिक्स है वो उसका मतलब होता है अच्छा, और शील जो है वो अखलाक या कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है संस्कृत में और हिंदी में भी। सुशील जी, आप खुद भी कश्मीरी पंडित हैं और पंडितों के हवाले से अवेयरनेस फैलाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके लेक्चर देते हैं। तो हाल ही में एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसपे फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है, हेट मंगरिंग फिल्म है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब मुजरिम के सामने उसका जुर्म आता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ बहानेबाजी और झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त वजीर आला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर स्टेट के। हमारे ऊपर जो तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुई, एक जेनोसाइडल वायलेंस थी जिसके लिए स्टेट अपैरेटस ने कुछ नहीं किया, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया। हम मानो यतीम हो गए, कोई परवाह करने वाला नहीं था, और इसकी सीधी जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला पे थी। तब हेट नहीं था, तब वायलेंस नहीं थी, तब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को खतरा नहीं था, और 30 साल उस पर लीपापोती हुई, वो गलत नहीं था। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है, उनको लगता है कि अब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को खतरा है। वो कोएग्जिस्टेंस बची कहां? कश्मीर में से हिंदुओं को तो चुन चुन के निकाल फेंका गया, मारा गया, पीटा गया, लूटा गया, उनकी जलावतनी हुई। तब इन्होंने नहीं कहा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस खतरे में आ गई है। अब जब उसका सच सामने आ रहा है और इनकी जवाबदेही बन रही है, तब इनको लगता है कि साहब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को खतरा है। वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बची ही कहां जिसको अब खतरा होगा? वो कोएग्जिस्टेंस तो रही नहीं। आज भी वहां टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, तब ये नहीं कहते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को खतरा है। वहां पर जब तकरीरें होती हैं और नफरत की भरी हुई तकरीरें होती हैं, जहर बुझी हुई तकरीरें होती हैं, तब ये उस पर एतराज नहीं करते। लेकिन जब उनका सच सामने आता है तो ये एतराज करते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जिम्मा, इसका जुर्म जो है वो इनके दरवाजे आकर खड़ा होता है, इनसे हिसाब मांगता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें इससे तकलीफ है। अच्छा सुशील जी, इस फिल्म के जो हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके बारे में कुछ बताइएगा कि हैड ही डन हिज होमवर्क प्रॉपरली, ताकि अगर उस पर क्रिटिसिज्म होता है तो कैन ही आंसर बैक कन्विंसिंगली, लॉजिकली? देखिए, विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर भी हैं और इसके स्क्रीन प्ले को भी उन्होंने लिखने में मदद की है। लेकिन ये सब करने से पहले वो 2 साल दुनिया भर में और देश भर में घूमे, उन लोगों से मिले जिन्होंने इस जलावतनी को झेला, जिन पर सीधे सीधे हमले हुए, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके घर लूटे गए, जिनके साथ वायलेंस, तशद्दुद हुआ, जिनके घाव अभी भी हरे हैं, उन सब से मिले, उनकी टेस्टिमनीज को, उनकी आप कहें शहादतों को रिकॉर्ड किया, उनके डिटेल्स लिए।
बहुत तफसील से किस दिन, कहां, किस वक्त, किसने क्या किया था, वो सब रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद ये एनेक्डोटल एविडेंस है, इसकी वेरिफिकेशन हुई न्यूज़पेपर्स, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, एफआईआर्स के माध्यम से, बाकी लोगों से जो इसके चश्मदीद थे। इस तरह उन्होंने एक कॉर्पस इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस इकट्ठा किया, विक्टिम्स का, उनके एविडेंस, उनके एनेक्डोटल एविडेंस, उनके रिकॉर्डेड एविडेंस, ये सब इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इस फिल्म में हाथ डाला। तो उनकी तैयारी ऐसी थी कि कोई उनसे फैक्ट्स पर जिरह नहीं करने की हिम्मत कर पाया, उन पर किसी ने कोई मुकदमा नहीं कर पाया, कोई उनकी बताई हुई बात, दिखाई हुई बात को झूठा करार नहीं दे पाया। तो ये एक उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की, वक्त लगाया, खर्चा किया। तो इसलिए जो वो फिल्म बना पाए और उसको डिफेंड कर पाए पब्लिकली, ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसा काम पहले हुआ भी तो थोड़ा कमजोर हुआ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ नहीं हुआ जैसे उन्होंने किया। मैंने सुशील जी एक इंटरव्यू किया था, हमारे एक सीनियर, शायद मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, रोहिदाद खान, और उन्होंने अपनी जो जॉब थी पार्टीशन से पहले शुरू की, गल्बन नायब तहसीलदार या कुछ ऐसे। तो बाद में फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और बहुत से सीनियर ओहदों पे रहे। मुझे उन्होंने बहुत हैरान कर दिया ये कहकर कि मुझे कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस का कोई इल्म नहीं है। तो मैं हैरान था कि अगर उन जैसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी को, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो इतने सीनियर ओहदे से रिटायर हुए, 71 में वो मेरे ख्याल में पीटीवी के चेयरमैन थे। क्या बात। तो उस वक्त वो इतने सीनियर ओहदों पे थे, लेकिन वो कहते हैं कि 90 में जो एक्सोडस हुआ पंडितों का, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो उन्होंने टीवी पे भी बताया और उनकी किताब में भी है, कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा 1958 का, अयूब खान ने लगाया, तो उन दिनों में मोरारजी देसाई साहब पाकिस्तान के दौरे पे थे और मेरी ड्यूटी लगी कि वो गफार खान से, बादशाह खान से मिलना चाह रहे थे। तो मेरी ड्यूटी लगी कि आप इनको एस्कॉर्ट करो। तो रास्ते में जो है ना, मोरारजी देसाई ने मुझसे कुछ टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि क्या आप लोगों ने मिलिट्री रूल के लिए ही ये अलग मुल्क बनाया था? तो कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, देखें मोरारजी, हम और आप एक जैसे ही लोग हैं, हमारे यहाँ आज मार्शल लॉ लगा है, आपके यहाँ कल लग जाएगा। तो उस पे मोरारजी देसाई ने ये कहा कि नो इंडियन जनरल हैज द करेज टू इम्पोज मार्शल लॉ ऑन इंडिया, एंड इफ ही डज, मोरारजी देसाई विल बी द फर्स्ट वन टू फेस द इंडियन बुलेट। तो अब वो इस वाक़े को बहुत एप्रिसिएशन और एडमिरेशन के साथ देखते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे वो बहुत हैरान किया कि मुझे कश्मीरी एक्सोडस का पता नहीं था। तो मैं यही सोच रहा था कि फिर जो आम लोग हैं पाकिस्तानी, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कोई दुकानदार है या जिसने अगर पढ़ा भी है, 5-7 क्लासेस पढ़ ली, उनका क्या हाल होगा। और हमारा मीडिया भी, मुझे याद है उस वक्त जो था, कश्मीरी एक्सोडस को डिसमिस कर देता था ये कह कर के ये गवर्नर जगमोहन की साजिश थी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? शकील साहब, हैरानी तो मुझे भी हुई शुरू में कि इस बात को कैसे सफाई से दबा दिया गया, और इसके बरक्स एकदम उल्टी बात, जो परपिट्रेटर्स थे, जो गुनहगार थे, उनको मजलूम दिखाया गया, वो हीरो बना दिए गए, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए, उनके इंटरव्यू लिए गए, और वो घूमते थे दुनिया भर में सिंपैथी बटोरने के लिए। और जो असल विक्टिम्स थे, जो उनके द्वारा उनके मारे गए, लूटे गए, पीटे गए, भगाए गए, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली गई, उनको चुपचाप कर दिया गया। और जब भारत में ही ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में ऐसा होने के ऊपर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
1993-94 में, अभी 4 साल ही हुए थे हमको वहां से निकले, हम भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए एक अपील लेकर कि हमारा स्टेटस क्या है भाई, हमें बताइए। तो आप हमें माइग्रेंट कहते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से चला आया हो। हम अपना घर बार, दुकान, मकान, खेत, जमीन, नौकरी, व्यापार, बिजनेस छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने, तंबुओं में रहने अपनी मर्जी से आए हैं क्या? तो हमें बोला गया कि देखिए थोड़ा शांत रहिए, चुप रहिए, ज्यादा रोना धोना मत कीजिए, ये मुल्क बड़े संजीदा दौर से गुजर रहा है। कश्मीर में हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, चुनौती है, और आपका मसला जो है इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देगा। हमें दिल जीतना है, हमें वहां के लोगों का एतबार जीतना है। तो उन्हें अगर हम कटघरे में खड़ा करेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे, तो दिल जीतने में परेशानी होगी। ऐसा कह के हमें चुप करा दिया जाता था। जब NHRC ने एक नोटिस भेजा गवर्नमेंट को कि जरा बताइए, ये कह रहे हैं हमारा स्टेटस क्या है, हमारे लिए पॉलिसी क्या है, क्या मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर क्या है, तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे अर्ली 90s में। तो उनका लिख के जवाब आया एक एफिडेविट पे कि कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर से बाहर आए हैं। ये इतना हैरान कर देने वाला जवाब था, क्योंकि मुझे याद है और आपको भी याद होगा, पाकिस्तान OIC का एक कंबाइंड रेजोल्यूशन लेकर के UNHRC गया था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, भारत की शिकायत लेकर कि कश्मीर में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आर्मी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और उनके हकूक छीने जा रहे हैं। ऐसा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जनीवा में शिकायत लेकर पाकिस्तान पूरी OIC के बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बिहाफ पर लेके गया था। उन्होंने उसे एक मुस्लिम क्वेश्चन बनाया था। तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन था उसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, और उनको मुंतखब किया था नरसिम्हा राव ने। और उस डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद भी गए उनको असिस्ट करने, जो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स थे। और उस डेलीगेशन में जर्नलिस्ट थे, एकेडमिक्स थे, रिटायर्ड डिप्लोमैट्स थे, TN कॉल भी थे, जो हमारे बड़े मशहूर रिटायर्ड डिप्लोमैट हुए हैं। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पनुन कश्मीर, जो कश्मीरी हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, उनके लिए संघर्ष करती है, स्ट्रगल करती है। तो उसके लीडर्स भी साथ में थे। इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस के जवाब में पनुन कश्मीर ने एक प्रेजेंटेशन दिया। वो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन था कि हिंदूज के साथ वहां क्या किया गया, और उसके एंड में भारत का ये कहना था कि अगर वहां किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो वो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है, जिनको जड़ से साफ कर दिया गया, मारा गया, सैकड़ों की तादाद में मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, अबडक्शंस हुए, मंदिर तोड़े गए, तीर्थ स्थान वायलेट किए गए। तो ये सब भारत सरकार ने UNHRC में रिप्रेजेंट किया। और जब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर पार्टीशन का छूट गया अधूरा काम है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, तो TN कॉल, जो हमारे बहुत मारूफ डिप्लोमैट रहे हैं, उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तानी डेलीगेशन से कहा कि पाकिस्तान बना था 2 कौमी नजरिए पर, और आपने कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते।
ये आपका मौकिफ था, हमारा नहीं था। हम सेक्युलर मुल्क हैं, हमने नहीं कभी कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, लेकिन आपको 1/3 जमीन दे दी गई पाकिस्तान बनाने के लिए 1/4 से कम पॉपुलेशन के बिना पर, और अब आपको कश्मीर भी चाहिए उसी बिना पर, उसी पार्टीशन की थ्योरी के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि अगर 2 नेशन थ्योरी सच में ठीक है, तो हम अगर कश्मीर देंगे तो क्या आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ट्रेनों में भर भर कर पाकिस्तान ले लेंगे? उनका यह सवाल सुनकर ईरानी डेलीगेशन जो था उसको बात समझ में आ गई। ईरान ने अपना सपोर्ट उस रेजोल्यूशन से वापस ले लिया, क्योंकि ये एक मुत्तहिदा रेजोल्यूशन था ओआईसी का, तो उसमें दरार पड़ गई और रेजोल्यूशन गिर गया। तो जिस सरकार ने यूएनएचआरसी में ये कहा कि हिंदूज का ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जेनोसाइड हुआ है कश्मीर में, वही सरकार 6-8 महीने बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख करके देती है एफिडेविट पे कि यह खुद आए। हमारे साथ ये आयरनी हुई, और ये सब इसके लिए कि मुल्क अभी जूझ रहा है कश्मीर में, तो आप हल्ला मत कीजिए, थोड़ा चुप रहिए, हमें वहां की हालात से निपटने में मदद कीजिए, उसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। तो जब ऐसी जहनियत से आपका वास्ता पड़े, वो अपनों की ही हो जो आपके मसले को ढक रहे हो, छुपा रहे हो, तो पाकिस्तान से मैं क्या तवक्को रख सकता हूं, जिसका कि पूरा नैरेटिव ही यही था कि कश्मीर में अगर कोई विक्टिम है तो वो वहां का मुसलमान है, और कश्मीर में अगर कोई विलन है तो वो एक हिंदुस्तान है और उसकी हिंदू सरकार और उसकी हिंदू आर्मी है। ऐसे में आप अपने लोगों को सच तो बताने से रहे, क्योंकि ये एक्सोडस जो हुआ था ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई कलाशनिकोव से, रॉकेट लॉन्चर्स से, हैंड ग्रेनेड से, हथियारों और असलों से हुआ था। पाकिस्तान से भेजे गए मुजाहिदों की वजह से हुआ था, उनके ट्रेनिंग कैंप्स की वजह से हुआ था। तो क्यों कबूल करते कि हमने ये कारस्तानियां, ये करतूतें कश्मीर में की हैं? उन दिनों सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं था, प्राइवेट मीडिया भी बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड था, अगर था भी तो एकेडेमिया एकदम कंट्रोल्ड था, तो ऑल्टरनेटिव चैनल्स नहीं थी कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन की, तो ये सब परवान चढ़ गया। जी सुशील जी, ये बताइएगा कि क्या आप ये नहीं मानते कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे उनके ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हुए, और बड़े बड़े जुलूस निकलते थे उस वक्त जो है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? और मैं भूल गया ये जिक्र करना कि रोहिदाद खान, जिन्होंने ये मुझे कहा कि मुझे कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस का नहीं पता, वो 28 सितंबर 1923 को पैदा हुए थे, यानी वो 100 साल के हो गए हैं। जी वाह जी। उस वक्त जलसे निकलते थे, जलूस निकलते थे, यहां तक कि जो दहशतगर्द छुप जाते थे मस्जिदों में, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, उनको भगाने का, उनको छुपाने का इंतजाम, ये सब भी बड़े पैमाने पर होता था। और ऐसे में बहुत से दहशतगर्द काफी बदनाम हुए, या कह सकते हैं मशहूर हुए, डिपेंड करता है कि आप लाइन के किस तरफ है, अपनी करतूतों की वजह से। यासीन मलिक उनमें से एक है, बिट्टा कराटे उसी का साथी था। उसने तो पकड़े जाने के बाद इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि कितने मारे, तो उसने कहा मैंने 20 के बाद गिनना बंद कर दिया, उसने इतने कत्ल किए थे। यासीन मलिक के ऊपर खुद 23 से ज्यादा एफआईआर थी तभी, जिसमें 6 तो मर्डर की थी, 4 अटेम्प्ट टू मर्डर की थी। इन लोगों ने तो कत्लो गारत की, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मारा,
दूरदर्शन जो टेलीविजन स्टेशन है श्रीनगर का, उसके डायरेक्टर को मारा। इन लोगों ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को मारा जो 80 बरस का निहत्था था, सरेआम बाजार में मारा। तो ये जो मर्दे मुजाहिद थे, ये निहत्थे, बूढ़े, निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे, सरेआम मार रहे थे। और इस कत्लो गारत के बाद जब इन्होंने सैकड़ों मार दिए और उस दहशत में लोगों को निकलना पड़ा, क्योंकि पुलिस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं अता पता नहीं था, सरकार इसकी था नहीं ले पा रही थी, या उन लोगों के हाथ में थी जो करना नहीं चाहते थे, जो मिली भगत में थे, जिनको बॉर्डर क्रॉस करते हुए आर्मी पकड़ती थी और मुकदमा चलाने के लिए पुलिस के पास देती थी, तो ये पुलिस से छुड़वा दिए जाते थे। ऐसा मंजर था कश्मीर में। और जब ये पकड़े भी गए, इन्होंने अपना जुर्म भी कबूला। आपको हैरानी होगी, बिट्टा कराटे को बेल दे दी गई। बेल देने वाले मजिस्ट्रेट ने बेल ऑर्डर पर लिखा, उसका नाम था गुलाम नबी वानी, GN वानी। उसने लिखा कि मैं जानता हूं इस शख्स ने ऐसे ऐसे जुर्म किए हैं कि जिसकी सजा फांसी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सरकार इस मुकदमे को चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रही, मैं इसको और ज्यादा अंडर ट्रायल के रूप में जेल में नहीं रख सकता कानूनन, तो इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ रहा है। ये बेल ऑर्डर में लिखा गया मजिस्ट्रेट के लेवल पे। सरकार ने उस बेल ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया सुपीरियर कोर्ट्स में, क्योंकि मिली भगत थी। ये जो दिल जीतने का सिलसिला है, इसने सैकड़ों कत्ल, खूंरेजी, रेप्स को, एब्डक्शंस को चुपचाप मुआफी दे दी। और हमारा जो एक्सोडस था, जलावतनी थी, उसको ढका, उसको छुपाया, उसके बारे में झूठ बोला। तो अगर रुदाद साहब को मालूम नहीं है तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इस फिल्म को देखकर भारत में लोगों ने हैरानी जताई कि हमें नहीं मालूम था कि ये सब हुआ है। तो ये दोनों तरफ एक साजिश के तहत ये सब चीजें ढक दी गई। जी सुशील जी, मैंने भी बिट्टा कराटे के 1-2 क्लिप्स देखे हैं। एक क्लिप में तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे अपना टारगेट चुनते थे, तो वो कहने लगे कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आता था कि फलां को मार दो, तो मैं मार देता था। तो उसने कहा अगर आपको ये ऑर्डर आता कि अपनी माँ को मार दो, तो क्या अपनी माँ को भी मार देते? तो उसने कहा हाँ, ऐसा ही करता। तो दिस वाज सो शॉकिंग। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगस्त 5 का जो एक्शन था 2019 का, उसके बाद कश्मीर की सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ा? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट, इज देयर एनी डिटेरियोरेशन? क्या हो रहा है अब कश्मीर में? देखिए, अगस्त 5 का एक्शन एक हिस्टोरिक एक्शन था, जिसके लिए एक जबरदस्त पॉलिटिकल विल की जरूरत थी, जो इस सरकार ने दिखाई। और उससे 1-2 बड़े काम हुए। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सैंक्शन के तहत कश्मीर में जिहाद पनपाया जा रहा था, उसको पनाह दी जा रही थी, उसकी पुष्टपनाही हो रही थी। ऑटोनॉमी के नाम पर उस पर कार्रवाई से रोक होती थी, वो खत्म हो गया। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो था कश्मीर की अलहदगी का और उसके स्पेशल स्टेटस का, और उस स्पेशल स्टेटस के तहत दी गई ऑटोनॉमी का, और उस ऑटोनॉमी की वजह से 100 से ज्यादा कवानीन हमारे आईन के कश्मीर में लागू नहीं होते थे, ये सब साफ हो गए। कश्मीर उसी सतह पर आ गया जिस सतह पर भारत के बाकी सूबे हैं, एक कानून, एक मुल्क। लेकिन उसके बाद जो होना चाहिए था, उसमें मुझे लगता है कि काफी देर हो रही है। अभी सिम्टम्स को एड्रेस किया जा रहा है। देखिए, पत्थरबाजी एक सिम्टम था।
हड़ताल एक सिम्टम था। रास्ता रोकना, बाजार बंद कर देना, स्कूलों का जलाया जाना, दफ्तरों में हाजिरी नहीं होनी, ये एक सिम्टम था। ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम जिहाद थी। 5 अगस्त 2019 के बाद इन सिम्टम्स पर काबू पाया गया है, तो सतह पर लगता है कि सब कुछ ठीक है। इधर आपके पाकिस्तान की हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मदद कर सके, और वहां पर भी लोकल गवर्नमेंट में वो पॉलिटिशियंस नहीं है जो पुष्टपनाही करते थे, जिहाद के साथ आंख मिचौली खेलते थे। तो जेल में उनकी तीमारदारी, उनकी खातिर तवज्जो भी नहीं होती। तो इस वजह से वहां पर जो जिहादी तहरीक है, मुहिम है, उसने अपने आप को थोड़ा धीमा किया है। एक लंबी लड़ाई के लिए अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी लाइफ्स को कंजर्व किया है, जो होना ही था। वो अपने आप में हैरानकुल बात नहीं है, लेकिन उस चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी को विक्ट्री मान लेना और ये कहना कि बात अब सुलझ गई है, मामला ठीक हो गया है, अब कोई समस्या नहीं बची है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद के साथ धोखा देने वाली बात है। ये अपने प्रोपेगेंडा को खुद ही कंज्यूम करके मुतमईन होने वाली बात है, जो खतरनाक है। क्योंकि जिस दिन मौका लगेगा, जिस दिन हालात बदलेंगे, ये फिर से सर चढ़ के बोलेगी मुहिम। तो ये मेरी एक शिकायत है 5 अगस्त 2019 के बाद जो काम हुआ उसको लेकर। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू चेंज द डेमोग्राफिक बैलेंस इन कश्मीर। तो उस पे कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर तो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे नॉन मुस्लिम्स को बसाना पड़ेगा, शायद 70-80 लाख से भी ज्यादा। तो कैसे डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो सकता है, और कितने पंडित जो हैं अब वापस गए हैं, कितने लोगों को वहां पे सिटीजनशिप दी गई है, क्या क्या सिचुएशन है इस हवाले से? देखिए, डेमोग्राफिक बैलेंस तो तब बिगड़ा था जब 33 साल पहले वहां से हिंदुओं को भगाया गया था। तब किसी ने शिकायत नहीं की कि वहां की डेमोग्राफी बदल दी गई है। अब उनको वापस लाने पर भी ये खदशात जताए जा रहे हैं कि डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ेगा। अरे साहब, वो डेमोग्राफिक बैलेंस रिस्टोर करने वाली बात, बिगाड़ने वाली बात नहीं है। और उससे पता चलता है कि कितनी ईमानदारी से वो इस बात पर तवज्जो देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ठीक कहा, 60 लाख 70 लाख लोग अगर घाटी में सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, तो आप वो डेमोग्राफिक बैलेंस कैसे ठीक करेंगे? उतने ही लाख लोग अगर आप बाहर से ला करके बसाएंगे तो कैसे बसाएंगे, कहां बसाएंगे? या इन लोगों को वहां से रवाना करेंगे तो कहां भेजेंगे, कब भेजेंगे? इस बात को भी 4 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक तो डेमोग्राफिक चेंज का कोई एग्जाम्पल, कोई वाकया सामने नहीं आया है। बल्कि कश्मीर में जो तब नहीं निकले थे, कुछ कुछ गांवों में छुटपुट छितरे हुए बिखरे हुए हिंदू जो बचे रह गए थे, जिनके पास वसाइल नहीं थे निकलने के, या जो अपने बूते, अपनी जमीन, अपने घर से प्यार के कारण उन्होंने कहा चलो मरेंगे तो यहीं मरेंगे, रह गए, और जिनको मारने लायक भी नहीं समझा जिहादियों ने, वो तक उखड़ के आए हैं। अब उन्हें जलावतनी करनी पड़ी है क्योंकि उनका एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये अब चुपचाप जेब में एक पिस्तौल रख के किसी के घर जाकर, किसी के दुकान पर जाकर, किसी के दफ्तर में जाकर उसको कुर्सी पर बैठे बैठे मार देने की जो रद्दो अमल चल रहा है, ये उसके तहत हो रहा है। और लोग जो नौकरियां करने गए थे बाहर से, जो अपनी जमीनें, अपना घर देखने गए थे, वो तक मार मार के वापस भेजे जा रहे हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज तो छोड़ दीजिए, रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस तो छोड़ दीजिए,
ये फर्दर इरोजन है वहां की नेटिव डेमोग्राफी का। लेकिन वहां पे कुछ लोगों को सिटीजनशिप तो दी गई है ना, कौन है वो लोग? नहीं, ऐसा था शकील साहब, वहां की डेमोग्राफी के साथ एक बहुत बेईमानी ये हुई, जब पीओके हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लगभग 40% कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया यूनिलैटरल सीज फायर करके 1 जनवरी 1949 को, तो वहां पर मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, उधर गिलगित और स्कर्दू में रहने वाले डोगरा, हिंदू, सिख जो उखड़ करके आए, उनको कश्मीर की शहरियत नहीं दी गई। आर्टिकल 370 के तहत भारत के तो वो शहरी थे, लेकिन वो कश्मीर के शहरी नहीं माने गए। इसी तरह सियालकोट वाले इलाके से, गुजरांवाला वाले इलाके से, रावलपिंडी वाले इलाके से जो लोग उखड़ करके कश्मीर आकर के पनाह ली जिन्होंने बंटवारे के वक्त, उन्हें भी शहरियत नहीं दी गई। वो लोकसभा, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में तो वोट दे सकते थे, लोकल इलेक्शंस में न लड़ सकते थे, न वोट दे सकते थे। वो महरूम थे वहां की शहरियत से। ये एक गलत बात इसलिए हुई क्योंकि ये हिंदू और सिख थे, और कश्मीर की जो मुस्लिम रियासत बन गई, मुस्लिम रियासत बना दी गई, और वहां की जो लीडरशिप थी, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थी, मुफ्ती थे, सैयद मीर कासिम थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, या सादिक थे, उन्होंने उनको महरूम रखा। ये लाखों लोग थे जो अपनी ही जमीन पर शहरियत से महरूम थे, तो इन्हें शहरियत देना जरूरी था। ये इनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था। ये कश्मीर के ही थे, वहां पर पीढ़ियों से रह रहे थे, तो इनको इनके हक देना डेमोग्राफिक चेंज नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये वहां रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, और इन्होंने कानून क्या पास किया जो 35A है, 35A 370 के ही तहत, उसमें इन्होंने कहा कि जो कश्मीर में 1943 से रह रहा है उसे शहरियत दी जाएगी, क्योंकि इनको पता था कि 47 के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में बंटवारे की वजह से और जंग की वजह से लोग उखड़ करके आए हैं, और अगर उन्हें शहरियत दी गई तो हिंदुओं की और सिखों की तादाद बढ़ जाएगी। तो इस जहनियत के चलते, और क्योंकि कश्मीरियों का दिल जीतना था, तो हमारी सरकार ने उसको भी होने दिया। इस तरह की नाइंसाफियां बर्दाश्त की गई 70 साल दिल जीतने के हवाले से, और मिला क्या कि घाटी के मुट्ठी भर हिंदू भी फेंक दिए गए, मार दिए गए, लूट लिए गए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 370 जैसा आपको एग्जाम्पल दुनिया में कहीं मिलेगा कि किसी मुल्क ने अपने ही आईन को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दिया हो बॉर्डर पर, अपनी ही रियासत के, अपने ही सूबे के। मुझे नहीं लगता कि अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन न दी हो उस इलाके में, अपने ही सिटीजन्स को वहां रहने से, वहां जमीन खरीदने से, मकान खरीदने से रोक दिया हो। ये सब भारत ने किया कश्मीर को मुतमईन करने के लिए कि हम आपका एहतराम करते हैं, आपकी डेमोग्राफी को प्रिजर्व करते हैं, आपके जितने भी मन में खदशात हैं वो बेसलेस साबित हों, इसके लिए हम ये प्रोविजंस करते हैं कि हमारा एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन आप अपने आईन में सेक्युलरिज्म का जिक्र ना भी करें तो चलेगा। क्वालिटी के ऊपर है, लेकिन अगर आप अपने आईन में अनइक्वल सिटीजन्स रखें तो चलेगा। आप अपनी रियासत को एक इस्लामी रियासत बना लें, वहां शरिया नाफिज करना चाहें तो चलेगा। इस तरह के आपने बंदोबस्त किए दिल जीतने के लिए, और सिला ये मिला कि वहां पर जिहाद नाफिज कर दिया गया, तो इसलिए इसका हटना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच सुशील जी, आपने बड़ी खुलकर बातें की और दिल की बातें की। सो लेट्स होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज।
और हम अमन से दोस्ती से रह पाएं। नहीं, मैं आपकी बात की बहुत कद्र करता हूं, आपका बहुत एहतराम करता हूं कि आप इसमें जुटे हुए हैं, बट आई विश आई कुड शेयर योर ऑप्टिमिज्म। मुझे नहीं लगता कि जो हालात हैं और जो जहनियत है इधर भी और उधर भी, अक्सरियत में और खासकर लीडरशिप में, खासकर उधर, वो ऐसा होने देगी। इस पर लफाजी तो बहुत होगी, इस पर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें तो बहुत होगी, एक दूसरे को उलाहने दिए जाएंगे, लेकिन इस पर पेशरफ्त नहीं होगी, एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर में तो लगती नहीं है। लेकिन सर वो क्या कहते हैं, दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लेकिन सर हाँ, उम्मीद का दामन कहते हैं कि हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, मुश्किल हालात में भी कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया।